दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट अ मिजरसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है ये। देखो होता क्या है इसमें। वैटसन और क्रिक ने क्या किया है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है प्रपोज किया था। देखो अगर आप हिस्ट्री की बात अगर करें तो फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले बताया कि भाई सेल के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक एसिडिक सब्सटेंस है जिसको फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड कहा। सही बात है। उसके बाद लोगों ने उस न्यूक्लियस से डीएनए को निकालने की कोशिश की। डीएनए ब्रेक हो जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने क्या किया, इसके फोटोग्राफ लिए एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से और देखा कि डीएनए कैसे दिख रहा है। चारगाफ साहब आए, उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन बेसिस के लिए ये रूल होगा, इस टाइप के नाइट्रोजन बेसिस अरेंज हो गए, राइट। और इन दोनों को स्टडी करके वैटसन और क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया कि भाई इस तरीके से डीएनए जो है ये रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अब सवाल था कि यार डीएनए रिप्लिकेट कैसे होता है। मिजर्स एंड स्टाल प्रूव्ड इन प्रोकैरियोट दैट डीएनए रिप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। ये बात हो रही थी कि डीएनए अपनी कॉपीज बनाता कैसे है यार। ओके, ये जो सेल है, ये सेल डिवाइड होके दो सेल बन जाते हैं। इस सेल के पास डीएनए है इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो यार ये अपनी कॉपीज बना कैसे रहा है, ये बात चल रही थी। तो डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये प्रपोज किया वैटसन और क्रिक ने। इन्होंने प्रूव नहीं किया बेटा। वैटसन और क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया और इन्होंने ये भी प्रपोज किया कि डीएनए यार इस तरीके से खुद को रिप्लिकेट करता होगा, मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड सेपरेट होती होगी और इसके थ्रू डीएनए खुद को रिप्लिकेट करता होगा, प्रपोज किया उन्होंने। जबकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिजरसन और स्टाल ने विद द हेल्प ऑफ ई कोलाई। इसके बारे में आज हम बात करने वाले, कैसे प्रूव किया वो। और यहां पे टेलर साहब थे जिन्होंने विशिया फाइबा, ये जो प्लांट है, इसका यूज करके हमें प्रूव करके दिखाया कि भाई डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव वन। सो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके सामने कि डीएनए रिप्लिकेशन को प्रपोज किया वैटसन और क्रिक ने। प्रूव किसने किया, मिजरसन और स्टाल ने, जिन्होंने यूज किया ई कोलाई को, और टेलर ने यूज किया विशिया फाइबा को, और प्रूव करके दिखाया डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। यार सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या, वो भी हम बात करते हैं। सो यहां पे देखो, तो हमें सबसे पहले तो पता नहीं है कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये बात करते हैं। तो जब साइंटिस्ट है उनके पास तीन पॉसिबिलिटी थी कि ये जो डीएनए है, एक सेल है, ये एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो हो सकता है कि डीएनए जो है ये इस तरीके से रिप्लिकेट करता हो, मतलब ये डीएनए इस सेल में आ गया और दूसरा सेल में उसने अपनी कॉपी भेज दी। सही बात है, इसे हम कहेंगे कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। हो सकता है कि ऐसा होता होगा। फिर कुछ साइंटिस्ट है, उनका मानना था कि भाई ये ऐसा नहीं है, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते होंगे, ये अपनी कॉपी बनाता होगा, ये अपनी कॉपी बनाता होगा, और इस तरीके से दो अलग अलग सेल में डीएनए जो है सिग्रीगेट करता होगा। कुछ तीसरे टाइप के लोग थे जिन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा होगा यार, कि मतलब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, ये पुराना डीएनए, ये नया डीएनए मिक्स हो के नए सेल में जा रहे हैं। ऐसे तीन पॉसिबिलिटी थी। बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं, बहुत डीप में जा रहे हैं हम लोग, कि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चीजें क्यों हो रही है, मिजरसन स्टाल ने ऐसा क्यों किया, ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अब ये कैसे पता करें यार कि ये है, कौन किस टाइप से डीएनए खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने सिग्नल लगा दिया और देखा कि इस सेल के पास हमने इस टाइप से एक सिग्नल लगा दिया है। मान लो जीपीएस ट्रैकिंग जो होता है किसी व्हीकल में लगा देते, आपने मूवीज में देखा होगा कि पुलिस जो है और ढूंढना चाहते कि क्रिमिनल कहाँ जा रहा है, उसके गाड़ी में वो जीपीएस ट्रैकिंग लगा देते और अपने मॉनिटर स्क्रीन पे देखते कि वो कहाँ मूव कर रहा है सिटी में, इस तरीके से। तो इन्होंने यहाँ पे एक सिग्नल लगा दिया। बेसिकली उन्होंने एक रेडियो आइसोटोप यहाँ पे यूज कर लिया और अब देखा कि यार ये गया कहाँ पे। ओके, उन्होंने देखा कि ये कहाँ जा रहा है। ओके, फिर इनको ये तो पता है कि इससे अगर दो कॉपीज बनानी है तो ये मीडियम से ही नाइट्रोजन का यूज करेगा, फास्फोरस का यूज करेगा, कार्बन का यूज करेगा। ये सब कंपोनेंट है ना डीएनए के, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें कार्बन है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें फास्फोरस है, ये सब। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर, इसके आजू बाजू में जो नाइट्रोजन है जिसका यूज करके ये अपनी कॉपी बनाना चाहता है, उस नाइट्रोजन के ऊपर उन्होंने सिग्नल लगा दिया। ओके राइट, मतलब जब ये कॉपी बनाएगा तो उस कॉपी में सिग्नल चला जाएगा। देखो येलो कलर का सिग्नल। ओके राइट, इस तरीके से। कैन यू सी दैट ब्यूटीफुली।
ओके, अब सिर्फ मुझे ये ट्रेस करना है कि एक सेल में मुझे सिंगल सिग्नल मिल रहा है, यहां पे भी सिंगल मिल रहा है, यहां पे भी सिग्नल मिल रहा है, कि एक सेल में मुझे दोनों सिग्नल मिल रहे हैं, सिर्फ मुझे ये देखना है। जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि यार ये जो सेल है इसमें मुझे ये सिग्नल भी मिल रहा है ब्लू वाला जो यहां से आया और येलो वाला जो कि मीडियम से आया, मतलब ये जो भाई साहब है ये तो पुराने हैं, ये कॉन्जर्व हो गए और ये नया बना। तो हमने कहा दिस इज द सेमी कॉन्जर्वेटिव रिप्लिकेशन, कैन यू सी दैट। तो हमें सबसे पहले वहां पे सिग्नल लगाने हैं, फिर देखना है कि सेल में दोनों सिग्नल अगर आपको मिल रहे हैं, एक ही सेल में दोनों मिल रहे हैं तो सेमी कॉन्जर्वेटिव है, अगर एक सेल में एक ही मिल रहा है तो कॉन्जर्वेटिव है। तो ये बार बार जब आप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई एक सेल में आपको दोनों सिग्नल मिलते हैं, दिस इज अ सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन जो कि डीएनए फॉलो करता है। वो इसको नहीं फॉलो करता, वो इसको नहीं फॉलो करता, हमारे सिलेबस में ये सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन को फॉलो करता है। लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स। सो यहां पे देखो, अब यहां पे किसने क्या यूज किया बेटा आपको पता चाहिए ना। हर्षे चेस ने बैक्टीरियोफेज का यूज किया था, आपको पता चाहिए कि किसने किस ऑर्गेनिज्म का यूज करके अपनी स्टडी कंडक्ट की है, आपको पता चाहिए बेटा, बिल्कुल। ओके, सो यहां पे मिचेल्सन और स्टाल ने क्या किया देखो, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और उन्होंने N15 NH4Cl जिसमें N15 नाम का आइसोटोप है उसको यूज किया। ओके, मतलब ये ई कोलाई है। ओके, अब ये रिप्लिकेट करना चाहता है, रिप्लिकेट करने के लिए उसको डीएनए की कॉपी बनाने के लिए उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन सब कुछ चाहिए, तो उन्होंने उसमें N15 नाइट्रोजन डाल दिया। ओके भाई साहब, ये देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डीएनए है एक स्ट्रैंड तो पुरानी है, नई स्ट्रैंड बनाने के लिए उसने N15 यूज किया। ये देखो रेड कलर की आ रही है क्योंकि उसमें N15 है, नाइट्रोजन 15 है। नाइट्रोजन कहाँ पे रहता है, नाइट्रोजन बेसिस में रहता है, प्यूरिस, पैरामिडिन, दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस। ओके राइट, ध्यान से सुनो, N15 का यूज किया उन्होंने। ई कोलाई अपनी रिप्लिकेशन 20 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, ये इनको पहले से पता था कि भाई इस तरीके से होता है। फिर उन्होंने उसको और ज्यादा मल्टीप्लाई होने दिया। ओके, कैन यू सी दैट, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, ये फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपनी मल्टीपल कॉपी डीएनए बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इस डीएनए को एक सीसीएम क्लोराइड में डाल दिया। ओके, इस तरीके से, और यहां पे डालने के बाद क्या हुआ कि ये जो N15 है ये हेवी है, दिस इज हेवी इन वेट, इसका वेट ज्यादा है, ये वेट ज्यादा है तो ये नीचे बैठ गया। फिर मिचेल्सन स्टाल ने इसको बाहर निकाल दिया, मतलब इसके ऊपर अब N15 नाम का सिग्नल लग चुका है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था बेटा, है ना। तो ये बाहर उन्होंने निकाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेवी डीएनए सेटल डाउन एंड कैन बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन द डेंसिटी। ओके डन, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास अब सिग्नल लग चुका है यहाँ पे। अब मैं ये देखूंगा कि N15 कौन से सेल में जा रहा है। ओके, ध्यान से देखो, अब N15 यहाँ पे लगा दिया, ये सेल है ना, ये सेल है, ई कोलाई का सेल है, बिल्कुल सही बात। फिर हमने क्या किया, इस बार NH4Cl लिया, लेकिन उसमें N14 आइसोटोप लिया, उसमें हमने N14 आइसोटोप लिया। दिस इज नॉट अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप, इसकी डेंसिटी, इसका वेट अलग अलग है, N15 से N14 का वेट अलग है। तो यहां पे हमने N14 कंटेनिंग NH4Cl लिया। तो जाहिर सी बात है अब ये भाई साहब N14, इसमें हमने N14 साइड में सब जगह पे N14 डाल दिया। यहाँ पे हमने N14 मीडियम में डाल दिया। अब ये अगर अपनी कॉपी बनाना चाहता है ई कोलाई, तो ये मीडियम में से तो N14 उठाएगा, बिल्कुल उसने उठाया। ये देखो, ये पुरानी स्टैंड कंटेनिंग N15, अब ये N14 कल्चर में से उठा रहा है और खुद को रिप्लिकेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। ओके राइट, अब ये देखो, ये पुरानी स्टैंड, ये भी पुरानी स्टैंड, ये स्टैंड, ये अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। अब इन्होंने क्या किया, फिर से सेसियम क्लोराइड में उसको डाल दिया, और अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अब इनको जो मिला, ये मिला भाई साहब, ये है हाइब्रिड, ये है हाइब्रिड जिसके पास N14 भी है, N15 भी है, दोनों सिग्नल दे रहा है। मतलब N15 तो पहले से आया, N14 नया बना, मतलब डीएनए की एक स्ट्रैंड कॉन्जर्व हो रही है, एक नई बन रही है। तो हम इसे कहते हैं सेमी कॉन्जर्वेटिव। ओके, इसे हम कहते हैं सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन मतलब क्या, पहले का डीएनए अगर वैसे ही रहता तो हम कहते हैं कि कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। लेकिन यहां पे क्या होता है, ये डीएनए स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट होने के बाद ये हाइब्रिड बना देता है। दिस इज कॉल्ड अ सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। N15 and N14 was used to separate the DNA so that the quantity of newly formed DNA can be measured.
यस, बेस्ड ऑन द डेंसिटी वो सेपरेट हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां से हमें यह पता चल गया, देखो आप यहां पे आप देखो, आपको अगर देखो सिंपल सी बात है यार, इससे हमें क्या पता चला, हाइब्रिड से हमें क्या पता चला, हमें हाइब्रिड से यह पता चल रहा है N15 N14 से इन्होंने क्या किया, N14 N15 ने इस सीसियम क्लोराइड में एक तरीके से इस तरीके से एक हाइब्रिड बैंड बना दिया। ओके, बिल्कुल सही बात है। और ये जो था दूसरा वाला, ये तो लाइट था ना N14, ये ऊपर के साइड में लगेगा, तो आपको दो बैंड दिखे, इसका ही मतलब ये है कि ये दो बैंड दिखे, इसका मतलब ये है कि सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि दिस इज अ हाइब्रिड बैंड। सही बात है। अगर यहां पे अगर ये कॉन्जर्व नहीं होता, अगर यहां पे N14 अगर नहीं आता, तो यहां पे आपको हाइब्रिड नहीं मिलता बेटा, यहां पे आपको हाइब्रिड बैंड नहीं मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है। सो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को कैरी किया गया। हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, आपकी और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फिर से डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रपोज बाय वैटसन एंड क्रिक, और उसको प्रूव किया प्रोकैरियोट्स में मिचेल्सन और स्टैल ने। कौन से बैक्टीरिया का यूज किया, ई कोलाई का यूज किया। किस टाइप का आइसोटोप यूज किया, N15 N14 का यूज किया। और इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट टेलर साहब ने किया, जिन्होंने विशिया फैबा में थाइमिडीन N14 N15 का यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का उन्होंने यूज किया था। अब यहां पे देखो, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, N15 लगा दिया डीएनए के अंदर, तो ये रहा N15 कंटेनिंग डीएनए ऑफ ई कोलाई। ओके, 20 मिनट के बाद वो रिप्लिकेट हुआ। ई कोलाई का रीजनरेशन टाइम मतलब डिवीजन टाइम, एक ई कोलाई से दो ई कोलाई इस तरीके से बनते हैं, इसके लिए 20 मिनट लगते हैं। उसके बाद ये फिर से इस तरीके से होगा, फिर से 20-20 मिनट लगेंगे। तो यहां पे देखो, कैन यू सी दैट, ये है N15 पुराना रेड कलर का, ये है N15, और यहां पे इसको जब मल्टीप्लाई करना था तब हमने इसके मीडियम में क्या डाल दिया, N14 डाल दिया। तो ये देखो इसके पास अभी N14 भी आ गया है। जब हम इसको सीसियम क्लोराइड में डालते हैं तब सबसे पहले तो मुझे एक ही बैंड मिला, क्योंकि इसके पास N15 है। जब मैंने ए डाला तब भी मुझे एक ही बैंड मिला, N15 N14। और जब मैंने इस सबको डाला, देखो ये भी मल्टीप्लाई किया, ये भी मल्टीप्लाई किया, अब मुझे यहाँ पे दो बैंड मिल रहे हैं, N14, इसके पास N14 है, इसके पास N14 है। ओके, इसके पास N14 है, ये रहा एक बैंड, और N15 का एक बैंड, इसलिए मुझे यहाँ पे दो बैंड मिले, एक लाइट और एक हाइब्रिड। ओके, सो ये जो हाइब्रिड बैंड मिला, ये मुझे प्रूव करता है कि डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन को डीएनए शो करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है आपको। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, और जब आप इसको ये भी अगर आपने यहां से अगर मीडियम अपने चेंज नहीं किया, तो आपको यहाँ पे तीसरा बैंड भी मिल जाता है, ये इस तरीके से रहता है। छोड़ो, ओके, लेकिन आपको इतना पता चाहिए कि जो हाइब्रिड बैंड मिला, क्यों मिला, ये हाइब्रिड बैंड आपको शो करता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन है। देखो, it was shown first in the E. coli and subsequently in higher organisms such as plant and human cell. Michelson and Franklin Stahl performed the following experiment. देखो, मैं पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी आपके लिए, मुझे पता इसमें कंफ्यूजन रहता है। They grew E. coli in a medium containing N15. सबसे पहले N15 में उन्होंने ग्रो किया, सही बात है, राइट। N15 is the heavy isotope of nitrogen. ओके, मतलब बेस्ड ऑन डेंसिटी वो N15 N14 को सेपरेट करना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने N15 में बैक्टीरिया को ग्रो किया। As the only nitrogen source for many generation, the result was N15 was incorporated in the newly synthesized DNA. जो DNA बना उसके पास N15 है अभी, बिल्कुल सही बात है। This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride density gradient. Okay, please note that N15 is not a radioactive isotope. It can be separated from N40 based on density. Okay, this is not a radioactive isotope based on density. आप इसको सेपरेट कर सकते हो। मतलब अब जो आपके पास ई कोलाई का जो डीएनए है, ये मैं समझने के लिए इस तरीके से निकाल रहा हूं, इसके पास N15 है, सही बात है, दोनों स्ट्रैंड में N15 है। Then they transferred the cell into a medium with normal N14Cl. अब N15 को आपने N14 कंटेनिंग मीडियम में डाल दिया। ओके, इसके पास N14 मीडियम में आपने डाल दिया। अब क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है, ये N15 ये पुराना अपने पास रखता है, N14 मीडियम से उठा देता है, मतलब इसके पास एक स्ट्रैंड पुरानी है, एक नई बनाई। दिस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। देखो, देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल N14Cl।
Okay, and took sample at very definite time interval as the cell multiplied and they extracted the DNA that remained double stranded helix. The various samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the density of DNA. Okay, now the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, E. coli divides in 20 minutes had a hybrid or intermediate density. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, जब उसने रिप्लिकेट किया तो उसके पास जो डेंसिटी थी वो हाइब्रिड डेंसिटी आ गई. ना ही उसके पास कंप्लीटली N15 है, ना ही उसके पास कंप्लीटली N14 है, उसके पास N15 N14 है, हाइब्रिड डेंसिटी उसके पास है. इसलिए वो मिडल में सेटल हो रहा है, मिडल में, बॉटम में नहीं जा रहा, टॉप में नहीं जा रहा, मिडल में आ रहा है. ओके, DNA extracted from the culture was another DNA extracted from the culture after another generation was composed of equal amount of this hybrid DNA and of light DNA. If the E. coli was allowed to grow for 80 minutes, 80 मिनट तक आप ग्रो करोगे, मतलब 4 बार आपने डिवीजन कर ली, तो उस तरीके से आप उसके मतलब कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने हाइब्रिड बनेंगे. ओके, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थाइमिडीन. रेडियोएक्टिव थाइमिडीन का यूज किया, विशिया फैबा बीन्स का यूज करके टेलर ने प्रूव करके दिखा कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव. क्लियर है बेटा? तो बेसिकली क्या चीजें आपने सीखी? बेसिकली आपने ये सीखी कि मिजस और स्टाल ने ई. कोलाई का यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद उन्होंने किस आइसोटोप का यूज किया? N14 N15. ओके, कहां पे डेंसिटी जो है यूज, कहां पे, किस मीडियम में उन्होंने डेंसिटी मेजर की? सीसियम क्लोराइड में. क्लियर है? उसके बाद उनको कितने बैंड मिले? एक लाइट बैंड मिला, एक डार्क बैंड हेवी बैंड मिला और एक हाइब्रिड बैंड मिला बेटा, एक हाइब्रिड बैंड मिला. ओके, सो टोटल 3 बैंड मिले थे. यहां पे अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि 2 ही बैंड है, क्योंकि ये थर्ड बैंड इन्होंने सेपरेट दिखाया है. अदरवाइज यहां पे 3 बैंड आपको मिले, एक रहा हेवी, एक रहा लाइट और एक रहा हाइब्रिड. हाइब्रिड बैंड इसलिए मिला क्योंकि ये N14 N15 दोनों आ गए. अगर सिर्फ लाइट बैंड मिलता तो आप कहते कि भाई ये तो मतलब फुल्ली कंजर्वेटिव है या तो फिर फुल्ली डिस्पर्सिव, इस टाइप की आप बात करते हो. हाइब्रिड मिला इसलिए आप बात कर रहे हो कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन है. क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको पता होना जरूरी है. कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे. और हाँ, कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाना मत भूलना. कमिंग अप नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे. लव यू, टेक केयर, बाय बाय.